बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से जो है दुनियावी इल्म के साथ साथ जो है दीनी इल्म भी हासिल कर रहे होंगे और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ के जो इल्म हासिल हो उस पर अमल भी करते होंगे और फिर साथ ही साथ दुनिया के जितने भी जानदार हैं उसके लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम करे, हमें किसी तरह की भी आफत से बचाए, हमेशा अपनी अमान में रखे और ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला हम पे ख़ास अपना करम करे, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचाए। स्टूडेंट जो है लेक्चर हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं डेटाबेस डिज़ाइन, और उसमें हमने जो लेक्चर जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में शुरू किया हुआ था उसको ही हम मज़ीद नॉलेज उस टॉपिक का गेट करेंगे और वो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, डिटेल टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ओवरऑल तो यही नॉलेज अभी तक है कि पहले 3 चैप्टर्स अगर आप फुली प्रिपेयर करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह के करम से इसमें से फिर आप जो डेटाबेस में 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है फिर आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 3 ही कर रहे हैं। तो टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं, वो है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया और डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और उसमें टॉपिक जो है वो हमने कंटिन्यू करना है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन, कंपोनेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल लॉजिकल डिज़ाइन या कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल या कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास आगे इसकी जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ब्रीफ नॉलेज, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉजिकल डिज़ाइन ए कंसेप्चुअल मॉडल इज़ क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नीड्स असेसमेंट परफॉर्म्ड इन द एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस स्टेज के अंदर जो हमने जो रिक्वायरमेंट गेट की थी जिसकी बुनियाद पर हम ये अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस को यूज़ करते हुए, तो उसमें लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के जो फेज़ है उसमें अब क्या कंपोनेंट्स होंगे ये अब हम देखेंगे। ए कंसेप्चुअल मॉडल इज़ टिपिकली, वो मॉडल क्या है, एन एंटिटी रिलेशन डायग्राम दैट शोज़। कंसेप्चुअल मॉडल है कि जिसमें आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वो आप ड्रॉ करते हैं और इस डायग्राम के अंदर जितने भी टेबल्स रिलेशंस बनाए होते हैं उस टेबल रिलेशन के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ कॉलम फील्ड्स होती हैं और उसमें फिर कौन सी जो फील्ड प्रॉपर्टी जो है, कॉलम जो है, एट्रीब्यूट जो है वो आप उसको मेन कंसिडर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और जब मेन कंसिडर करेंगे तो उसको हम कॉलम को प्राइमरी की कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ER डायग्राम के अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं और साथ ही साथ इस डायग्राम में आप ये भी बताते हैं कि ये सारे टेबल्स या रिलेशंस जो हैं आपस में लिंक कैसे हैं। ए कंसेप्चुअल मॉडल इज़ टिपिकली एन ER डायग्राम दैट शोज़ द टेबल्स, fields and primary keys of the database and how tables are related linked to one another. The table sketch in the ER diagram are then normalized. जब जो टेबल जो एंटिटीज़ जो हैं रिलेशन आपने इस डायग्राम में उसका स्केच बनाया है उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है। और नॉर्मलाइज़ का मतलब ही यही है कि डिज़ाइन टाइम पे अगर कोई एरर्स हैं उन एरर्स को डिटेक्ट करना और इसको रिमूव करना, इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। और फिर ये जो ER डायग्राम के अंदर जो आपने रिलेशन एंटिटीज़ बनाई हैं उसमें अगर एरर्स हैं तो उनको सॉल्व किया जाए। एंड हाउ टेबल्स आर रिलेटेड लिंक टू वन अनदर, दिस टेबल स्केच इन द ER डायग्राम आर देन नॉर्मलाइज्ड। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रिजॉल्व्स एनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डेटाबेस डिज़ाइन। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का मतलब यही है
कि डेटाबेस डिज़ाइन में अगर इन केस कोई एरर्स और प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, सो डैट डाटा कैन बी एक्सेस क्विकली एंड एफिशिएंटली, ताकि जब एरर नहीं होंगे तो डाटा जो है क्विकली और एफिशिएंटली एक्सेस किया जा सकता है। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। एन ओवरव्यू और लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस इज एज फॉलोज। अगर डायग्राम की मदद से इसको आप स्पेसिफाई करते हैं तो ये डायग्राम है, ये डिज़ाइन की रिप्रेजेंट एंटिटीज़, फिर हम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप जो है वो हम उस जो भी यार डायग्राम की मदद से हमने गेट किया है वो रिलेशनशिप आप डिफ़ाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मर्ज रिलेशन, ये रिलेशंस अगर जिसमें एंटिटी टाइप सेम है, प्राइमरी की सेम है और कॉलम्स मिलते जुलते भी हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ़ रिलेशंस कम करने के लिए रिलेशंस को मर्ज भी कर देंगे, टेबल को, एंटिटीज़ को मर्ज कर देंगे। और उसके बाद आखिरी जो है स्टेप वो क्या है, नॉर्मलाइज रिलेशन। अगर डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए ये जो आपने रिलेशन एंटिटीज़ जो हैं डिज़ाइन की हैं तो उसमें अगर कोई एरर्स हैं तो एरर्स को रिजॉल्व करना, इसको नॉर्मलाइज रिलेशन कहा जाता है। ये सारे स्टेप्स हैं जो हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन जो है इसके अंदर ये सारे स्टेप्स जो हैं स्पेसिफाई करेंगे। अब एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। ईच एंटिटी इन द ER डायग्राम, जो ER डायग्राम है उसमें जो एंटिटी जो रिप्रेजेंट की गई है, ईच एंटिटी इन एन ER डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशन मॉडल। तो उसकी बुनियाद पर आप एक रिलेशन बनाएंगे जो एंटिटी आपने ER डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट की है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। इसमें जो एंटिटी का नाम है वही रिलेशन का नाम होगा। आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। जो हमारे पास जो है, जो एंटिटी के अंदर जो मेन आइडेंटिफायर, मेन प्रॉपर्टी या कॉलम है जिसको आइडेंटिफायर कहा जाता है, जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंडिविजुअली, वो उसको प्राइमरी की बना दिया जाएगा ऑफ रिलेशन। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स नॉन की एट्रीब्यूट्स। उसके अलावा जितने भी कॉलम्स एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट बन जाएंगे। फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एंटिटी इनटू अ रिलेशन। जिस तरह यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एक एंटिटी है एम्प्लॉय की, इसमें डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर जो अंडरलाइन किया गया है वो हमारे पास मेन एट्रीब्यूट है, आइडेंटिफायर है। तो इसकी बुनियाद पर फिर हम रिलेशन बना देंगे, एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, उसमें ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की उसको डिज़ाइन किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। In the above example, employee entity is converted into relation. The attribute of the entity are fields of the relation. Entity के जो attributes हैं वो relation के fields बन जाएंगी। The data model describes employee ID as an identifier. वो identifier, इसको identify record को करने के लिए हमने डिज़ाइन में specify किया है और इसको underline किया गया है। The above relation is using employee ID. अब employee ID जो है वो primary की बन जाएगी। Represent relationship. Each relationship entity in an ER diagram must also be represented in relational model. जो भी relationship है, जो entity, different entities का जो आपस में relationship है ER diagram में जो आपने specify किया है उसको हम relation model में भी represent करेंगे, specify करेंगे। The representation depends on the nature of relationship, कि उसकी nature क्या है, उसकी बुनियाद पर रिलेशनशिप जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कि ऑप्शनल है, कंपलसरी है, रिलेशनशिप की टाइप क्या है। इन सम केसेस ए रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन ए फॉरेन की ऑफ अनदर रिलेशन। ज़्यादातर क्या होता है कि एक रिलेशन की जो प्राइमरी की है, जो मेन जो आइडेंटिफायर है कॉलम, जिसकी बेस पर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको आप दूसरे रिलेशन के फॉरेन की बना देते हैं, तो ये दोनों एंटिटीज़ का आपस में जो है रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इन सम केसेस ए सेपरेट रिलेशन इज़ रिक्वायर्ड। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक सेपरेट आपको रिलेशन बनाना पड़ता है, एंटिटी बनानी पड़ती है, टेबल बनाना पड़ता है टू बी क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। दोनों एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक रिलेशन और बनाना पड़ता है। इसको ये अब हमारे पास डिज़ाइन के हवाले से जब हम टूल इसको यूज़ करेंगे MS एक्सेस को यूज़ करते हुए,
तो रिलेशनशिप जब हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब वो जो फॉरेन की जो है एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से आप लिंक करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम जो बना रहे हैं, जो उस एंटिटी का एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन आपने रिलेशनशिप तो क्रिएट करना है ना, दो एंटिटीज़ को रिलेट करना है। क्योंकि एंटिटीज़ जो हैं, जिस तरीके से पहले भी बात की थी कि मैनुअल फाइल है, पेपर फाइल है, डाटा गेट करने के लिए एक पेपर फाइल को ओपन करते हैं, उसका डाटा देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर दूसरी पेपर फाइल को आप ओपन करते हैं, उसका डाटा नोट डाउन करते हैं, और तो इस तरीके से हमारे पास कोई एक रिज़ल्ट या रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन कंप्यूटर में जब एज ए टूल आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जो एंटिटीज़ बन रही होती हैं, टेबल्स बन रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप जब क्रिएट करते हैं तो फिर जो है, क्योंकि आपने रिलेशन को आपस में रिलेट किया हुआ है, तो मेन एंटिटी को जब ओपन करते हैं तो रिलेटेड रिकॉर्ड भी जो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। उसके लिए रिलेशनशिप का टॉपिक ज़रूरी होता है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए दो एंटिटीज़ को जब रिलेट करते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक एंटिटी की जो प्राइमरी की है वो दूसरी एंटिटी के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम उसी प्राइमरी की, वही नाम ज़्यादातर लॉजिकली और वही इसकी टाइप होती है, तो दूसरी एंटिटी के अंदर वो हमें कॉलम एक्स्ट्रा डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं दूसरी एंटिटी के अंदर। उसके अंदर दूसरी एंटिटी के अंदर प्राइमरी की तो एक कॉलम आइडेंटिफायर तो है, लेकिन अब दोनों एंटिटीज़ को रिलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं सेकेंड एंटिटी के अंदर, और वो कॉलम का लॉजिकल नाम सेम होता है, टाइप ऑफ डाटा सेम होता है। तो इसका एक अलग कॉलम बनाने का दूसरी एंटिटी का मकसद क्या होता है कि दोनों एंटिटीज़ आपस में रिलेट हो जाएं। या फिर क्या होता है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें दो एंटिटीज़ को रिलेट तो करना है, लेकिन अब फॉरेन की नहीं, एक यानी सेकेंड एंटिटी के अंदर एक कॉलम नहीं, बल्कि आपको एंटिटी एक और बनानी पड़ती है। अब हर एंटिटी के अंदर एक मेन कॉलम तो होगा जो आइडेंटिफायर होगा, तो अब जब एक एंटिटी आप बनाएंगे दो एंटिटीज़ को रिलेट करने के लिए, तो उसके अंदर दो कॉलम्स आपको बनाएंगे। एक पहले एंटिटी की जो प्राइमरी की, वो उसके अंदर जो थर्ड एंटिटी बना रहे हैं उसमें एक कॉलम वो होगा, और जो सेकेंड एंटिटी की प्राइमरी की है और वो जो एंटिटी जो रिलेट करने के लिए बना रहे हैं उसके अंदर सेकंड कॉलम वो होगा। यानी ये जो कह रहे हैं ना, ये सेपरेट रिलेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो अब वो जो एंटिटी रिलेशन जो हम बनाएंगे उसमें दो ही कॉलम होंगे। एक कॉलम एक पहली एंटिटी का प्राइमरी की वो उसका कॉलम होगा, और दूसरी एंटिटी की जो प्राइमरी की है वो सेकंड कॉलम होगा। अब इस तरीके से फिर ये जो फर्स्ट एंटिटी और सेकंड एंटिटी रिलेट हो सकेगी। जब हम टूल के तौर पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर है मर्ज द रिलेशन। स्टार्ट में हमने लेक्चर्स का स्टार्ट में किया था, जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जो भी ग्रुप ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उस लॉजिक के हवाले से हम क्या क्रिएट करते हैं, हम एक एंटिटी क्रिएट करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो जो हम समझते हैं इनिशियली, तो हम वो रिलेशन डिज़ाइन करते रहते हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि हमने बात ये की थी कि ये जो सारे हमारे जो डिज़ाइन जो है, इसमें कोशिश की जाती है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है आप इसके डिज़ाइन को चेक करें कि डिज़ाइन प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो हमने जो रिलेशंस बनाए हैं, तो जब हम रिलेशन बनाते जा रहे हैं, बाद में इसको जब आप चेक करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कोई रिलेशन दो एक जैसे हैं, जिसकी एंटिटी टाइप सेम है, प्राइमरी की सेम है और कुछ कॉलम्स भी सेम है। तो आपने दो एंटिटीज़ दो रिलेशन क्यों बनाए हुए हैं, उसको मर्ज कर दें। तो जो कॉलम्स कंबाइन है, वो दो रिलेशन के कॉलम्स जो कंबाइन हैं वो एक दफ़ा डेफिनेट डिज़ाइन में हम लिखेंगे, बाकी जो कंबाइन कॉलम जो हैं वो सेम नहीं हैं। तो इस तरीके से वो जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं, इसकी बुनियाद पर आप दो रिलेशन का एक रिलेशन ही बना देंगे, जब प्राइमरी की भी सेम है। तो ये भी हमें फिर देखना होता है, और ये हमारे पास स्टेप आता है मर्ज द रिलेशन। इन सम केसेस देयर में बी रिडंडेंट रिलेशन। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि रिलेशन ऐसे हैं जो डुप्लीकेट सपोज बन गए। डुप्लीकेट का मतलब है कि डेफिनेटली डिफरेंट, एग्जैक्ट तो वो डुप्लीकेशन नहीं है, लेकिन प्राइमरी की सेम है और कुछ कॉलम्स भी सेम है। तो अलग अलग रिलेशन क्यों बनाया है, उनको मर्ज करके एक रिलेशन बनाते। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। द रिडंडेंट रिलेशन, जो रिलेशन जो डुप्लीकेट है उनको मर्ज कर दिया जाए टू रिमूव द रिडंडेंसी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इस प्रोसेस को
हम व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। व्यू यानी डाटा जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हम देखना चाह रहे हैं, उसको कंबाइन ही कर दिया, यानी रिलेशन को कंबाइन ही कर दिया। तो फिर अब आप एक रिलेशन की मदद से ही डाटा गेट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कि जो हमारे पास जो रिडंडेंट रिलेशन है, प्राइमरी की सेम है, कॉलम से कुछ सेम है, तो उनको हमने मर्ज कर दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, मर्ज करना, इस पूरे प्रोसेस को व्यू इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सपोज़ देयर आर टू रिलेशन, जैसे एक रिलेशन हमने बनाया एम्प्लॉय 1, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है, ये हमने डिज़ाइन किया, 4 कॉलम्स हैं और अंडरलाइन किया। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास मेन आइडेंटिफायर है, तो ये प्राइमरी की हमने इसको कंसीडर किया। एक और हमने रिलेशन बनाया एम्प्लॉय 2, उसका जो कॉलम्स है एम्प्लॉय आईडी, अब वो प्राइमरी की देख लें, वो नाम भी सेम है और डेफिनेटली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। एक तरफ एक रिलेशन के अंदर कॉलम का नाम रखा है नेम और दूसरे रिलेशन में कॉलम का नाम रखा है ई नेम। अब नाम का ही फ़र्क है ना, लेकिन टेक्निकली इसके कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, एम्प्लॉय का ही नाम रखा जा रहा है ना, बस सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए नाम जो है वो डिफरेंट है। तो टेक्निकली तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। पे एक रिलेशन के अंदर आपने कॉलम का नाम जो है, एट्रीब्यूट का नाम, एड्रेस रखा है और एक तरफ ये EMP एड्रेस ADDR कर दिया। अब ये नाम फ़र्क है लेकिन टेक्निकली कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है ना। इधर फ़ोन इधर एक प्रॉपर्टी है, दूसरी साइड पे नहीं है। इधर एम्प्लॉय जॉब कोड है, इस साइड पे है, पहले रिलेशन में नहीं है। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ एक साइड पे है, दूसरी साइड पे प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब ये देखें कि प्राइमरी की सेम हो रही है, 2 कॉलम्स भी कुछ सेम हो रहे हैं, तो ये 2 रिलेशन क्यों बनाए हुए, मिलाकर एक ही रिलेशन आप डिज़ाइन कर लें, बना लें, ठीक है। अब वो डेफिनेटली जो यूनिक कॉलम्स हैं वो तो वन टाइम ही आप उसको डिज़ाइन में लिखेंगे ना, और जो डिफरेंट है वो आप कॉलम के उसके अंदर स्पेसिफाई कर दें। दी अबव टेबल्स एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 डिस्क्राइब दी सेम एंटिटी, एक ही एंटिटी की बात की जा रही है एम्प्लॉय की। दे मस्ट बी मर्ज इनटू वन रिलेशन, द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग द अबव रिलेशन, वो क्या बन जाएगा, इज़ एज़ फॉलोज। अब आपने क्या किया, एक रिलेशन बना दिया, एम्प्लॉय उसका नाम है, एम्प्लॉय आईडी कर दिया। अब आपने नेम, ई नेम में आपके पास चॉइस है कि प्रॉपर्टी का नाम नेम रख दें या ई नेम रख दें, तो नेम रख दिया। फिर एक अगली प्रॉपर्टी कॉलम का नाम एड्रेस रख दें या एम्प्लॉय ADDR रख दें, तो एक ही चीज़ है, प्रॉपर्टी तो सेम है ना, तो एड्रेस रख दिया। फ़ोन एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं, तो ज़ाहिर है वो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। फिर एम्प्लॉय जॉब कोड एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं है, तो एम्प्लॉय जॉब कोड, फिर एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। इससे क्या हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं वो कम हो गए, ठीक है ना। तो अब ये तो हम 2 रिलेशन की बात कर रहे हैं पूरे डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, तो काफ़ी सारे रिलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो इस तरह हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिलेशन हमें कंबाइन करने पड़ जाएँ, इस तरह नंबर ऑफ रिलेशन कम हो जाएंगे, डेफिनेटली हमें एफिशिएंसी मिलेगी, एक्सेस जो है वो फास्ट होगा, रिस्पॉन्स फास्ट होगा। तो अब जो है, अब कॉलम जो हैं, कॉलम क्या हो गए कि कॉलम थोड़े से हम बढ़ गए हैं, लेकिन क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन तो कम हो गए ना। एक साइड पे एक रिलेशन में 4 कॉलम है और एक तरफ 1 2 3 4 5 हैं। तो हमने जब रिलेशन बनाया तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो गए। कॉलम बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ़ रिलेशन तो कम हो गया ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास जब हम लॉजिकल डिज़ाइन करते हैं, डेटाबेस का बनाते हैं, तो उसके अंदर ये स्टेप भी होता है कि अगर कोई रिलेशन जो हैं वो अगर मर्ज किए जा सकते हैं तो उसको हम मर्ज कर दें ताकि नंबर ऑफ़ रिलेशन कम हो जाए। द न्यू रिलेशन कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन विदाउट एनी रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स, में रिपीटिंग एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। फिर है नॉर्मलाइज रिलेशन। अब हमने जब रिलेशन डिज़ाइन कर ली हैं, कौन कौन से रिलेशंस हम बनाना चाहेंगे, डिज़ाइन हमने कर लिया, तो फिर आखिरी हमारे पास जो स्टेप होता है कि डिफरेंट रूल्स हैं, इसकी डिटेल पूरे चैप्टर 4 के अंदर इसी स्टेप की डिटेल है। चैप्टर 4 जो है नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर है कि जी वो एरर्स क्या होते हैं, एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एरर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। ये जो स्टेप हम देखने लगे हैं इसकी डिटेल के लिए ही कंप्लीट चैप्टर 4 है, ठीक है। तो हम तो इसका नॉर्मल सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है कई दफ़ा इस स्टेप के बाद कई दफ़ा ऐसे भी किया जाता है, स्टेप के बाद जो है ये चैप्टर 4 कंप्लीट पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज रिलेशन जो है इसकी डिटेल ही है ना।
तो लेकिन इसको हम नॉर्मल सीक्वेंस में करते हुए जो है जिस तरह टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है इस तरह टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे तो उधर भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि असल में जो लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो एक आखिरी स्टेप था नॉर्मलाइज द रिलेशन, उसकी डिटेल अब हम पढ़ रहे हैं जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। और नॉर्मलाइज रिलेशन का मतलब है कि डिज़ाइन टाइम पे हमने जो रिलेशंस बनाए थे उसमें अगर कोई एरर है डिज़ाइन टाइम पे तो एरर को डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना। उसके लिए डिटेक्ट कैसे किया जाता है और रिमूव करने के लिए क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये हम डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ये स्टेप है नॉर्मलाइज द रिलेशन। द रिलेशन जो हमने स्टेप 1 में यानी रिप्रेजेंट एंटिटी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप में हमने जो रिलेशंस बनाए थे मे हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी, हो सकता है कि इसके अंदर गैर ज़रूरी जो है डुप्लीकेशन हो जाए जब इसको अपडेट किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड एंटर किया जाए, रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो मे भी हो सकता है कि इसके अंदर एरर्स आ जाएं क्योंकि डिज़ाइन ही हमने रिलेशन सही नहीं किया। सम सर्टेन एनोमलीज और एरर्स में अराइज अपडेटिंग दीज रिलेशन, जब इसको रिलेशन को जब भी अपडेट कर, डेफिनेटली जो रिकॉर्ड जो हैं वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं, डिलीट करने की ज़रूरत हो तो डिलीट किया जाता है, फिर उस मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई किया जाता है कि स्टूडेंट का नाम चेंज करना है, उसके मार्क्स जो हैं वो सपोज़ गलत एंटर हो गए उसको सही करना है। तो इस तरीके से फिर नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन मिलता है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर जो है वो शिफ्ट उनको किया जाता है तो रिकॉर्ड्स के अंदर तो रिकॉर्ड्स को तो अपडेट की एक करना ही पड़ता है। ये एक प्रोसेस डिज़ाइन करने के बाद रिकॉर्ड्स ही होते हैं जिनको अपडेट किया जा रहा होता है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट जो अगर लेफ़्ट कर देता है, अगर ज़रूरत नहीं तो इस रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है। लेकिन अब जब रिलेशन को अपडेट किया जाता है तो मे भी हो सकता है क्योंकि डिज़ाइन अगर सही नहीं किया, प्रॉपर रिलेशन नहीं बनाए हुए, तो फिर क्या होगा कि जब इसको अपडेट किया जाएगा रिकॉर्ड को तो एरर्स आ सकते हैं। तो फिर कोशिश की जाती है कि अगर डिज़ाइन बेटर नहीं है तो जब रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा तो एरर्स आएंगे, तो बेटर यही है कि डिज़ाइन टाइम पे अगर कोई एरर्स हैं तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाए और रिमूव कर दिया जाए ताकि डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट हो सके। 100% नहीं लेकिन डेफिनेटली जो है उसमें कोई एरर्स जो हैं उनको रिमूव जो है वो तो कर दिया जाए ना। अब जब डिज़ाइन बेटर हो जाएगा उसमें एरर्स जो है इन जनरल अगर रिमूव कर देंगे तो अब जब रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा तो काफ़ी चांस हैं कि फिर उसके अंदर एरर्स और एनोमलीज जो हैं वो नहीं आएंगे। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड टू रिफाइन दी रिलेशन। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि इन रिलेशन को रिफ़ाइन कर दिया जाए, इनका डिज़ाइन जो है वो बेटर कर दिया जाए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ दीज एनोमलीज और एरर्स, ताकि ऐसे एरर्स या एनोमलीज जो हैं जब रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा तो उससे बचा जा सके। तो ये हमारे पास ये अब ये हमारा टॉपिक जो लॉजिकल डिज़ाइन, कंसेप्चुअल डिज़ाइन या लॉजिकल मॉडल या कंसेप्चुअल मॉडल ये क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है और ये टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये अब देखें, पहले अगर ये था सॉफ्टवेयर हाउस में भी आप स्टूडेंट माइंड में रख लें कि अब ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर जिसको सपोज़ आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कंप्यूटर और करके हम उसकी जो डेवलपमेंट जिसको आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सपोज़ अगर आप कहते हैं तो वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्ली जो है वो वर्किंग देखी जाती है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यूज़र जो है जो ये सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको टेक्निकल एंड पे उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि अब जो है ऐसा नहीं है कि ये एक सॉफ्टवेयर जो है एक सिंगल आइसोलेटेड कंप्यूटर पे चल रहा है, बल्कि अब तो नेटवर्क एनवायरनमेंट है तो सॉफ्टवेयर जो एक सारे जगहों पे कंबाइनली जो है उसको चलाया जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो अब जो है और उसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र्स जब कनेक्ट होंगे तो डाटा भी बहुत ज़्यादा सिस्टम में एंटर किया जाएगा और उसको अपडेट भी किया जा रहा होगा। तो इसलिए जो है अब कोशिश की जाती है कि डिज़ाइन जो है जब किया जाए, और डिज़ाइन का भी अब डेफिनेटली इसी वैसे डिटेल में डिज़ाइनिंग का टॉपिक भी है। अगर कोई एरर्स हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। सपोज अगर घर की बात कर लें
कि घर की बात पहले सपोज ये है कि 1 फ्लोर का एक घर है, फिर अब डिफरेंट फ्लोर्स के घर, और आप देखें जो मेगा स्ट्रक्चर्स है जितने कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि प्रॉपर्ली स्टार्ट में अगर रिक्वायरमेंट आ गई तो स्टार्ट में बिल्डिंग बनाई जाती है, पहले प्रॉपर्ली उसको डिज़ाइन किया जाता है, जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस जो है उसको भी पहले डिज़ाइन किया जाता है, अगर कोई एरर्स हैं इनको रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।